जो कर्ज का संकट है, इस संकट के ऊपर हमारे साथियों ने लोगों से बात करके ये छोटी सी फिल्म तैयार की थी। हमने इस सम्मेलन में कई जिलों के महिला साथियों की बातें सुनी और एक बात बिल्कुल सबको समझ में आ रही है कि किस कदर इस समय बिहार के गरीब कर्ज में डूबे हुए हैं। बिहार की महिलाएं कर्ज में डूबी हुई है। आप कहिए तो बिहार कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन कर्ज का जो सवाल है वो दबा हुआ है। हम डूबे हुए हैं कर्ज में, लेकिन इस सवाल पर कोई चर्चा नहीं हो रही। बिहार के गांव में, शहर में शिव चर्चा तो बहुत होती है, शिव चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन कर्ज पे चर्चा नहीं हो रही है। और कर्ज पर अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, ये जो हमारे जिन परिवार के लोगों ने, जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने, जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, क्यों? क्योंकि उनको लगा कि भाई हमारे साथ कोई और है नहीं, कोई लड़ेगा नहीं इस सवाल पर, कोई बोलेगा नहीं, ये हमारा अपना संकट है, हमें ही झेलना है। तो ये जो अलगाव है, ये जो लग रहा है कि हमें अकेले अकेले झेलना है, तो उस अकेलापन में तब पूरा साहस टूट जाता है, पूरी ताकत खत्म हो जाती है और तब लगता है कि हमारे सामने बस एक ही रास्ता है, किसी तरह जिंदगी खत्म कर दो। तो हमें लगता है कि आज इस सम्मेलन से एक चर्चे की शुरुआत हो रही है। आप लोगों से मेरी अपील होगी कि इसको गांव-गांव में ले जाइए, इसको गांव-गांव में ले जाइए और कर्ज पर चर्चा कीजिए, खूब चर्चा कीजिए, इस पर बात कीजिए कि कहां हम कितना कर्ज के संकट में फंसे हुए हैं। और जब सबका सवाल है, ये किसी एक दो परिवार का सवाल नहीं है, जब ये सबका साझा सवाल है, ये पहाड़ टूट पड़ा है हमारे ऊपर, तो सब लोग मिलकर ही इसका कोई रास्ता निकालेंगे। आपने देखा होगा कि इस देश में आज से 20 साल पहले सन 2004 में एक चुनाव हुआ था लोकसभा का, और उस समय दिल्ली में, तब तो मोदी जी दिल्ली में नहीं आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आडवाणी जी थे, और उस समय एक नारा चलता था, इंडिया शाइनिंग, भारत चमक रहा है। और उसी दौर में देश के हर हिस्से से खबर आ रही थी कि किसान बड़ी तादाद में आत्महत्या कर रहे हैं, कृषि में संकट है। महाराष्ट्र में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में चारों तरफ किसान आत्महत्या की खबर आ रही थी। और वो किसानों की आत्महत्या की खबर, वो किसानों के ऊपर जो पूरा संकट, वो देश में इतना बड़ा मुद्दा बना कि 2004 के चुनाव में वो जो अटल बिहारी की सरकार थी, आडवाणी जी की सरकार थी, लोगों ने चुनाव में उस सरकार को बाहर कर दिया और तब जाकर के एक सरकार बनी और कुछ कुछ कानून बने कि लोगों को भोजन की सुरक्षा चाहिए, लोगों को जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार चाहिए, गांव में रोजगार गारंटी कानून चाहिए। ये सारे कानून उसी दौर में बने जब हिंदुस्तान में किसानों की आत्महत्या को लेकर के बड़ी चर्चा थी, पूरा हंगामा हुआ और किसानों ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। ये किसान आंदोलन का सबसे बड़ा विषय बना। और जब ये सबसे बड़ा विषय बना तो आपने ये भी देखा होगा कि कुछ कुछ राज्य में समय समय पर चुनाव में ऐसी घोषणा होती है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कितना माफ हुआ नहीं हुआ वो अलग बात, लेकिन कुछ कुछ बातें हुई और किसान के लिए किसान सम्मान निधि कोई 2000-3000 रुपए महीने में किसान को मिलेगा, ऐसी घोषणा हुई। तो हम आपसे कहेंगे कि अगर बिहार में इतना बड़ा कर्ज का संकट हमारे ऊपर है और इसको अगर हम एक आंदोलन का विषय बना देंगे, अगर इस पर सब लोग मिलजुल करके एक जबरदस्त आवाज बुलंद करेंगे, तो निश्चित तौर पर यह बिहार के चुनाव का भी सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, पूरे देश के लिए बड़ा मुद्दा बनेगा। और जो आज हम कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, ये घोषणा सरकार को करनी पड़ेगी, तमाम पार्टियों को इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी, लेकिन इसकी शुरुआत हमें करनी है। आप लोगों ने शुरुआत कर दी, पटना में हम सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन आपसे अपील करेंगे कि एकदम इसको यहां से शुरुआत समझिए, गांव में लौट के जाइए, पंचायतों में चर्चा कीजिए कर्ज पर, और ये कर्ज की जो परेशानी है इसको आपस में बांटिए, और तब आपस में वो ताकत भी हमारे अंदर से निकलेगी कि सवाल पर लड़ना है और लड़ते हुए इसका मुकाबला करना है। वो जो आत्महत्या का रास्ता है, सबसे पहले
उन तमाम परिवार जिन परिवारों ने इस संकट में आत्महत्या का रास्ता चुना, उन तमाम परिवारों के लिए हमदर्दी है, बहुत अफसोस है, उनके लिए श्रद्धांजलि है। लेकिन आप तमाम लोगों से बिल्कुल ये अपील होगी कि बिहार के एक एक गरीब को बचाना, जो कर्ज में डूबता चला जा रहा है और कर्ज की परेशानी की वजह से आत्महत्या करने के बारे में भी सोच रहा है, उनको बचाना हमारा काम है। और इसीलिए उन तमाम लोगों को बिल्कुल ये बताना है कि आपस में मिल करके रहेंगे, मिल करके लड़ेंगे, कर्ज का मुकाबला करेंगे और बिल्कुल हम आत्महत्या का रास्ता बिल्कुल नहीं चुनेंगे। जिंदगी है और लड़ते हुए, लड़कर ही जिंदा रहना है और लड़ते हुए जिंदा रहेंगे और लड़ते हुए इन सवालों का सामना करेंगे, हल निकालेंगे। अब ये जो इतना बड़ा सवाल है, क्यों है, बात बहुत समझना कठिन नहीं है। जब नीतीश जी ने सर्वेक्षण किया अभी कुछ दिन पहले, उससे 10 साल पहले हम लोगों ने भी एक सर्वे किया था। मुझे लगता है कि 2013-14 का समय है, लगभग नीतीश जी के सत्ता में आने के 10 साल बाद। उस समय मोदी जी दिल्ली में नहीं आए थे, लेकिन उसी दौर में हमने बिहार में जब खूब विकास को लेकर हल्ला हो रहा था कि विकास हो रहा है, ये महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाएं बहुत खुश है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सर्वे करके बात करके देख लिया जाए कि मामला है क्या। तो हमारे साथियों ने बिहार में उस दौर में करीब 750 पंचायत में काफी सघन लोगों से बातचीत करके एक सर्वेक्षण किया और हम लोगों ने एक रिपोर्ट निकाली। उसी दौर में हमने पता किया कि बिहार में पता चला कि भाई इतने इंदिरा आवास की बात होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात होती है, मुख्यमंत्री आवास योजना की बात होती है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि एक कमरे के अंदर 12-12, 14, 15 लोग रह रहे हैं। एक कमरे के अंदर, उसमें बकरी भी है, उसमें लोग भी हैं। ये बिहार की हकीकत है, बिहार की स्थिति है। उसी दौर में हमें पता चला कि बिहार में कितने लोग पलायन करने के लिए मजबूर है और कर्ज का बोझ शुरू, उस समय शुरुआत थी कि लोगों से जब पूछा गया कि आपने कहीं से कर्ज ले रखा है, लोग कहते थे कि हाँ हमने कर्ज लिया है। कर्ज को लेकर परेशानी शुरू, और अब वो धीरे धीरे बढ़ते हुए यहां पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है, जब नीतीश जी ने सर्वे किया, सरकार ने सर्वे किया और उस सर्वे से पाया कि बिहार में 94.5 लाख परिवार, समझ लीजिए कि लगभग 1 करोड़ परिवार, पूरे परिवार की कुल महीने की आमदनी 6,000 रुपए या उससे कम। अब बात को समझिए कि पूरे परिवार की कुल आमदनी, मतलब उस परिवार में अगर किसी को मनरेगा में काम मिलता है, मनरेगा से कुछ पैसा आता है, वो पैसा भी उसमें शामिल है। अगर उसी परिवार से किसी बहन को रसोईया का काम मिला हुआ है और कुछ पैसे मिलते हैं, वो पैसे भी इसमें शामिल है। अगर किसी को आशा में काम मिला हुआ है तो उसमें भी थोड़ा पैसे आते हैं, वो भी इसमें शामिल है। कुल मिलाकर के एक परिवार, 4-5 लोगों के परिवार, उस पूरे परिवार की कुल आमदनी 6,000 रुपए से कम है। तब लोग जिंदा कैसे हैं? 6,000 से कम इस महंगाई के दौर में 200 रुपया प्रतिदिन होता है। 6,000 महीने का मतलब प्रतिदिन 200 रुपए। प्रतिदिन 200 रुपए में क्या होता है? आज के इस महंगाई में कैसे लोग जिंदा रह सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि लोग कर्ज के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। आम रोजमर्रे का जो खर्च है, उसी खर्च को मिटाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। और अगर कहीं ऊपर से घर में कोई संकट आ गया, किसी की कोई बीमारी है, कोई अस्पताल में ले जाना है, कुछ करना है, तब तो और क्या, तब तो आपको कर्ज लेना ही है। तो ये कर्ज धीरे धीरे लोग फंसते जा रहे हैं। अभी नीतीश जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि जीविका बहनों से कि आपको और पैसा हम नहीं देंगे, आप स्वयं सहायता समूह जो आपने बनाया है, समूह की महिलाओं से चंदा करके अपना चलाइए। तो एक समय था जब नीतीश जी कहते थे कि जीविका बड़ा अच्छा काम चल रहा है, 1.5 करोड़ पूरे बिहार में महिलाओं का हमने जोड़ लिया है स्वयं सहायता समूह में। तो जीविका की बहनें अगर अच्छा काम कर रही हैं तो सरकार को क्या करना चाहिए? अगर अच्छा काम बहनें कर रही है
तो उनको और ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, और ज्यादा मानदेय देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, इससे बिहार के भला हो रहा है तो उनको दीजिए। सरकार ने कहा कि हम नहीं देंगे, आपको एक पैसा भी नहीं देंगे, और आप चंदा करके चलाइए, लोगों से, महिलाओं से चंदा लेकर। हमें उसी समय ये बात समझ में आई कि इसका मतलब क्या। इसका मतलब है कि सरकार धीरे धीरे ये जो स्वयं सहायता समूह है इसको खत्म कर देना चाहती है। और इसको खत्म करने का मतलब क्या है, क्योंकि लोगों को तो कर्ज चाहिए, सरकार का बैंक से नहीं मिलेगा, सरकार से नहीं मिलेगा, स्वयं सहायता समूह के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग कहां जाएंगे? माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पास। और ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले जाल बिछा देंगे। अभी जावड़ेकर साहब ने बताया कि पहले कुछ लोग ये हल्ला कर रहे थे कि आपसे ले रहे थे, आपसे 10,000 रुपए हमें दे दीजिए और कुछ दिनों के बाद आपको हम 50,000 लौटा देंगे। तो लोगों को लालच दे करके, आगे का सब्जबाग दिखा करके, अगर जिसके पास भी थोड़ा बहुत पंजाब से काम करके आए हैं, हरियाणा से काम करके आए हैं, दिल्ली से आए हैं, कुछ पैसे हैं, तो जैसे पैसा दिखता है गरीब के पास, किसी तरह उस पैसे को हड़प लो और ये लालच दिखा दो कि आगे चल करके आपका पैसा दुगुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। एक समय बिहार के गरीब तो नहीं, लेकिन बिहार के मध्यम वर्ग के लोग, बिहार के कर्मचारी ये सहारा वालों के चक्कर में फंसे थे। और वो जो फंसे सहारा वालों में पैसा, कितना पैसा डूब गया, अभी भी वो पैसा नहीं आया, अभी भी वो पैसा नहीं आया। और हमारे सुदामा जी दिल्ली में संसद में लड़ रहे हैं, पूरे बिहार में हमारे साथी लड़ रहे हैं कि भाई सहारा के नाम पर जो पैसा लूटा गया वो पैसा लोगों को लौटाओ। तो वो तो एक बड़ा एक कंपनी था सहारा, अब छोटा छोटा माइक्रो फाइनेंस कंपनी सहारा जैसे गांव गांव में उसका जाल बिछा दिया। हमने एक रिपोर्ट देखी कि एक गांव में 18 कंपनी घुसी हुई है, 18 कंपनी एक गांव में घुसी हुई है। एक आपने कर्ज लिया, आपको चुकाना है, चुकाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, दूसरी कंपनी वाले आ जाएंगे कि हमको दे रहे हैं आपको कर्ज, हमसे कर्ज लेकर के उसको चुका दीजिए। तो धीरे धीरे एक से कर्ज लेकर के दूसरे को चुकाना है, दूसरे तीसरे से लेकर के फिर दूसरे को चुकाना है, करते 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 पूरे जाल में लोग फंसते चले गए। तो आज ये सरकार की नीति है, सरकार की नीति है कि लोगों को कर्ज में फंसा दो, लोग इसमें फंस जाए, लोग इसमें फंस जाए, तब किसी तरह लोगों की और कोई दूसरी मांग नहीं रहेगी, ना रोजगार की मांग रहेगी, ना शिक्षा की मांग रहेगी, ना लोग इस पर कोई ध्यान देंगे कि अस्पताल में दवाई है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं, बेड है कि नहीं, इस पर ध्यान नहीं देंगे। बस कर्ज के मारे किसी तरह बचने के लिए अभी भागे हुए चल रहे हैं। कितने लोग गांव का गांव खाली है, पलायन कर लिया। आप कर्ज की मजबूरी में पलायन कर गए और इधर से चुनाव आयोग ने भेज दिया SIR, वो कह रहे हैं कि आप बिहार से बाहर चले गए हैं, वोटर लिस्ट से आपका नाम काट देंगे। बिहार के मजदूर उनको बता रहे हैं कि बाहर ही हो गए हैं, तो आपको पलायन के लिए मजबूर कर देंगे। तो धीरे धीरे ये पूरा जाल जो आज बिछा गया है बिहार के अंदर, बिछ रहा है, ये सरकार की मदद से, सरकार की नीति से, मोदी सरकार और नीतीश जी की सरकार डबल इंजन, वो दोनों डबल इंजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और कि आपको 20-22% से ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है, लेकिन हम जो देख रहे हैं 30%, 40%, 50% इंटरेस्ट पर उनका कारोबार चल रहा है, इस पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो जो पूरे महाजन आज भी है, जो लोग पैसा दे रहे हैं, जो प्राइवेट में जो साहूकार हैं, जो महाजन है, सूदखोर है, और उनका क्या है, वो तो सुनते हैं कि 100 रुपए का अगर दिया है किसी को तो महीने में 5 रुपया कम से कम लेता है। महीने में 5 रुपए लेने का मतलब साल में 60 रुपया हुआ। 100 रुपए में 60 रुपए का अगर ब्याज है तो 60% हो गया, 60%। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत कम है, अगर जहां मजबूरी है लोगों की वहां तो 5 रुपए नहीं 10 रुपए तक महीने में ले लेते हैं, यानी 120%। तो ये जो पूरा कर्ज के नाम पर कारोबार चल रहा है, 50%, 100%, 100% से ज्यादा महिलाओं से, गरीबों से कर्ज वसूला जा रहा है। तो ये सरकार के आंख के सामने, उनके नाक के नीचे, बिल्कुल उनके पूरे सामने सबका हो रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार बेखबर है, सरकार बेफिक्र है, उनको कोई फिक्र नहीं हो पड़ता है कि कोई कुछ इसको लेकर के क्या है बिहार में शिव चर्चा होगी, कर्ज पे तो चर्चा होगी नहीं। कर्ज की बात कौन लोग करेंगे, कोई नहीं करेंगे।
और 2-4 घटना होगी, अखबार में छपेगी भी नहीं, 2-4 यूट्यूब वाले कुछ दिखा देंगे, वो मुद्दा दब जाएगा। तो सरकार अभी इस इत्मीनान है कि गरीबों का मुद्दा बनेगा नहीं, कर्ज का मुद्दा बनेगा नहीं, महिलाओं का मुद्दा बनेगा नहीं, और इसीलिए ये घमंड है सरकार में। तो हमें इस घमंड को तोड़ देना है। सबसे पहले इसको ऐसा मुद्दा बनाना है, ऐसा मुद्दा बना देना है कि इस पर पॉलिसी बने। इसीलिए जो मांगे हैं कि 2 लाख तक कर्ज माफ हो, जो हमारे साथियों ने कहा कि भाई रोजगार की गारंटी हो। कर्ज हम क्यों लेते हैं? मजबूरी में लेते हैं। कर्ज तो कोई समाधान नहीं है। अगर हमारे पास रोजगार होगा और उस रोजगार के साथ साथ हमारे पास जीने लायक मजदूरी भी अगर होगी, अभी हमारे 1650 रुपए रसोईया बहनों को मिलते हैं। अभी तक नीतीश जी ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, कभी आशा कभी जीविका के बारे में कुछ कहा है, रसोईया के बारे में एक शब्द भी नहीं है। 1650 पूरे साल में, मैंने महीने में 1650 का मतलब हुआ प्रतिदिन का हिसाब लगाइए तो 50 रुपए। तो 50 रुपए की मजदूरी दिन में, तो लोगों के लिए मजबूरी रहेगी कर्ज लेने के लिए। तो हमें तो रोजगार चाहिए, स्थायी रोजगार चाहिए, सुरक्षित रोजगार चाहिए, और उसके साथ जीने लायक पैसे चाहिए। कुछ नहीं, सरकार ने खुद अगर माना कि 6000 से नीचे जो लोग हैं वो महागरीब हैं, तो आप किसी को भी 6000 से कम क्यों देते हो? किसी को भी कम से कम, हम तो कहेंगे कि लोगों का हक तो बनता है ज्यादा, लेकिन कम से कम सरकार को तो इतनी गारंटी कर देनी चाहिए। हम लोगों ने इंडिया गठबंधन में इस पर बात की कि किसी को भी वो 6000 रुपए यानी प्रतिदिन 200 रुपए, इससे कम पैसा किसी गरीब को भी नहीं मिलेगा। सरकार अगर किसी से भी कोई काम लेगी तो मिनिमम आपको 6000 तो देना ही पड़ेगा। और बाकी हमारी मांगे हैं आशा के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, रसोईया के लिए 18,000 20,000 की मांगे हैं पूरे देश में असंगठित मजदूरों के लिए। तो अगर मजदूरी बढ़े और अगर हमें स्थायी काम मिले तो हमें कर्ज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे बहुत सारे बहनों ने कहा कि हमें कोई कर्ज की जरूरत नहीं है, हम आपके कर्ज के लिए मोहताज नहीं है, बस हमें जो काम हम करते हैं हमको काम मिले और काम का उचित दाम मिले, काम मिले और काम का उचित दाम मिले, तब कर्ज को बाय बाय टाटा, हमको कर्ज की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हमें जो काम और रोजगार और काम का सही दाम, इस लड़ाई को भी तेज करना है। एक बड़ा सवाल आया, अभी कल्पना जी ने कहा कि बिहार में 90 के दशक में जब यहाँ शोध कर रही थी कि उनको दिखा कि एक तो जमीन का सवाल है, मजदूरी का सवाल है, लेकिन जमीन और मजदूरी के साथ साथ उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है सम्मान का, इज्जत का सवाल। और वो जो जमींदार की हिंसा है, सामंती हिंसा है, उत्पीड़न है, उससे हमें आजादी चाहिए। एक महिला होने के नाते, इंसान होने के नाते जो पूरा हक है वो सम्मान चाहिए। आज भी देखिए आपके सामने ये दोनों सवाल मौजूद है। एक कि हमें रोजी रोटी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, और जैसे ही हम कर्ज ले रहे हैं, जैसे ही हम कर्ज ले रहे हैं, वो आर्थिक संकट तो है, आर्थिक बोझ तो आ गया, आर्थिक बोझ है उसको चुकाना है, लेकिन उस आर्थिक बोझ के साथ साथ आपके सुरक्षा और आपके सम्मान के ऊपर चोट। वो रात में 12 बजे तक आकर के बैठे हुए हैं, जैसे भी हो पैसे दे दो, गाली दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, कुछ भी। पंजाब से जब हम लोगों को खबर मिल रही थी तो महिलाओं के ऊपर किसी तरह का भी अत्याचार, असम से भी खबर मिली है, पश्चिम बंगाल से भी मिली है। तो महिलाएं परेशान हैं, क्योंकि ये लोग जैसे पूरे पुराने जमाने के महाजन करते थे, बिल्कुल उसी तरह से आज के नए जमाने के नए महाजन, मोदी जी कहते हैं न्यू इंडिया बन गया है, तो न्यू इंडिया में वो नए महाजन है ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले, ये बड़े बड़े विश्व बैंक से मिले हुए हैं, दुनिया के बड़े बड़े बैंकों से मिले हुए हैं, और दुनिया से मिल करके गांव गांव में घुस करके ये चूसने का काम, खून चूसने का काम, आपके पूरे पैसे निचोड़ लेने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये आज के जमाने के नए महाजन है। तो हमें इस पर लड़ना होगा, एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी अपने सम्मान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, और साथ ही साथ ये जो कर्ज का बोझ है उससे मुक्ति के लिए। आजादी के आंदोलन को याद करिए। आजादी के आंदोलन के दौर में हम लोग बड़े बड़े आंदोलन की चर्चा करते हैं, हम लोग सिद्धो कानू की चर्चा करते हैं झारखंड में, बिरसा मुंडा की चर्चा करते हैं, बड़े बड़े किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं। वो किसान किस लिए लड़ रहे थे? वो एक तरफ लड़ रहे थे जमींदारों के खिलाफ, जमींदारी के खिलाफ,
और जमींदारी जो है वो एक ऐसा सिक्का है, उसी सिक्के का जो दूसरा पहलू है, एक तरफ अगर जमींदारी है तो उसका उस सिक्के का दूसरा पहलू है महाजनी, सूदखोरी। और कहीं कहीं तो जो जमींदार है वही महाजन है, उसी ने कर्ज दे रखा है और कर्ज दे करके आपको बंधुआ मजदूर बना देते थे। तो आज भी हमारी लड़ाई बिल्कुल वैसे ही है कि हमें जमीन के लिए, मजदूरी के लिए, सम्मान के लिए और आज के जमाने के जो नए महाजन है इनके खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। हमें लगता है कि आज के सम्मेलन से हम सब लोगों को ये बात समझ में आई कि संकट बहुत गहरा है, बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन हम तो जानते हैं। इसी बिहार से दशरथ मांझी भी आए, एक पहाड़ को एक छेनी लेकर के तोड़ते 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 पहाड़ को तोड़ ही दिए। तो ये जो पूरा इतना बड़ा बोझ है हमारे सामने, ये पहाड़ भी बिल्कुल टूट जाएगा। हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। ये कर्ज का जो पहाड़ हमारे ऊपर है, इस कर्ज के पहाड़ को भी हम लोग बिल्कुल तोड़ दे सकते हैं। इसके लिए तैयारी करनी होगी, इसके लिए एकजुट होना होगा। क्योंकि ये कर्ज का, हमने कहा कि कर्ज की चर्चा कीजिए, क्योंकि ये सवाल क्यों दबा हुआ है? ये सवाल इसलिए दबा हुआ है क्योंकि पूरे झूठ का बाजार गर्म है, नफरत का बाजार गर्म है। चर्चा होगी किसको लेकर के? चर्चा होगी कांवड़ यात्रा को लेकर के, चर्चा होगी राम मंदिर को लेकर के, चर्चा होगी शिव चर्चा लेकर के, और लोगों से कहेंगे कि अब इसी में सब भूल जाइए, बाकी चीजें भूल जाइए और कुछ सोचने की समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें अगर अपने संकट पर चर्चा करनी है, अपनी मजदूरी, अपना काम, अपना रोजगार, गांव में स्कूल है कि नहीं, स्कूल बंद हो रहे हैं। कल हम लोग थे पटना में एक दूसरे सम्मेलन में, श्रमिक अधिकार सम्मेलन, और लोगों ने कहा कि जो सरकार ने पॉलिसी बना ली कि एक स्कूल को दूसरे स्कूल के साथ मिला दो, 2 स्कूल 3 स्कूल को मिला करके एक स्कूल बना दो। तो एक स्कूल को दूसरे स्कूल से मिला दो, इसका मतलब एक स्कूल बंद हो गया, एक स्कूल तो बंद हो गया। तो स्कूलों को बंद कर रहे हैं, अस्पताल तो बंद है। कोविड के दौर में हम लोगों ने देखा कि बड़ी बड़ी बात होती है कि पूरे लोगों को हम बीमा दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, लेकिन जब संकट आया, जब हमें एक एम्बुलेंस की जरूरत है वो एम्बुलेंस नहीं है, जब संकट आया कि हमें एक अस्पताल में एक बेड चाहिए वो बेड नहीं है, हमें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं है, तो अगर वो ऑक्सीजन समय पर नहीं है, अगर वो बेड नहीं है, अगर वो एम्बुलेंस नहीं है, तो कार्ड लेके हम क्या करेंगे? वो 25 लाख का बीमा कर दे या 50 लाख की बीमा कर दे, हम क्या करेंगे? तो हमें तो चर्चा इन बातों को लेकर करनी होगी कि हमारे गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है पंचायत में, वहां दवाई क्यों नहीं है, वहां डॉक्टर क्यों नहीं है, वहां नर्स क्यों नहीं है, वहां इतने पोस्ट खाली क्यों है, हमारे स्कूल में टीचर क्यों नहीं है, हमारे लड़कियों के लिए हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में एक कॉलेज क्यों नहीं खुल सकता है? क्यों नहीं कॉलेज लड़कियों के लिए हर एक प्रखंड में बिहार में आज भी बना है? तो हमें तो इन विषयों पर चर्चा करनी होगी। इस चर्चा को हम लोग तेज करेंगे। और वो जो हिंदू मुसलमान की, अभी देखिए क्या कह दिया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में हमारे बीएलओ घर घर जा रहे हैं, बड़े बांग्लादेशी मिल रहे हैं, म्यांमार के लोग मिल रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से कहा कि भाई म्यांमार के लोग बिहार में कहां से आ जाएंगे? बिहार के गांव में मुसहर मिलते हैं। अब मुसहर को तो आप कहीं म्यांमार आपने नहीं समझ लिया कि भाई मुसहर जाति के लोग हैं, उन्होंने मुसहर बताया तो आपने कहा कि म्यांमार के लोग हैं। ये जो झूठ बोला जा रहा है, बांग्लादेशी बोल दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बोलते हैं क्योंकि बंगाल के लोग बांग्ला भाषा में बात करते हैं। क्या बिहार के लोग बांग्ला भाषा में बात करने लगे हैं? बिहार के लोगों को किस आधार पर बांग्लादेशी बोल रहे हैं? तो पूरे बिहार में ये जो पूरे लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए कहीं उटपटांग बातों पर चर्चा हो रही है, अनाप शनाप बोल रहे हैं ताकि आपके मुद्दे गायब हो जाए। तो आज के इस सम्मेलन से मुझे तो बड़ा लगा कि उम्मीद जगी है कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं। बल्कि हम लोग तो डरे हुए थे कि कहीं बारिश ना हो जाए, नहीं तो खुले में अगर करते, गेट पब्लिक लाइब्रेरी के मैदान में करते, और वो दिन भी शायद दूर नहीं है जब अगर इस तरीके से आंदोलन चले तो एक दिन कभी गांधी मैदान को भी हम लोग भर देंगे पूरे बिहार में, महिलाएं आकर के, और आकर के हम लोग ऐलान कर देंगे कि वो कर्ज हमें नहीं मानते हैं। हम इसको, लोगों ने पंजाब में किया, पंजाब के लोग थोड़ा संगठित ज्यादा हैं, उन्होंने कहा कि हम इसका बहिष्कार कर देंगे, नहीं देंगे, बाहर में जाओ। तो ये पंजाब के लोगों ने कहा, ये कहना पड़ेगा, तभी जाकर के सरकार दबाव में आएंगी और तभी जाकर के कानून बनेगा।
अभी जो हमारे विद्यार्थी जी बता रहे थे कि 1974 में कानून बना था, कानून क्या हवा में बना था? वैसे ही बना था, किसी नेता को अच्छा लगा और इसीलिए कानून बना दिया। अगर वैसे कानून बनते भी है तो लागू नहीं होते हैं। कानून तब जाकर के बनता है जब कानून के पीछे एक बड़ा आंदोलन होता है, एक बड़ी आवाज बुलंद होती है, और उस कानून भी लागू तब तक होता है और उसी हद तक होता है जब तक उस कानून के लिए हम जमीन पर खड़े रहते हैं और लागू करवाते हैं। ये तो मनरेगा कानून है, कहने के लिए कानून है। वो 100 दिन रोजगार, हमारे चौधरी साहब उस कानून को बनवाए थे, बड़ा अच्छा काम हुआ था। 100 दिन रोजगार और ये मिलेगा, लेकिन अभी 100 दिन तो 100 दिन ही रह गया। अभी भी वो 100 दिन 300 दिन नहीं हुआ। अभी भी उस मनरेगा का पैसा जो हमें कम से कम 600 रुपए मिलने चाहिए प्रतिदिन काम का, वो अभी भी हमको नहीं मिल रहा है। तो अच्छे कानून भी उससे कोई अच्छा परिणाम नहीं तब तक मिलता है जब तक उस कानून के लिए हम लोग लड़े नहीं। और कानून क्या, आज तो हमारे देश का संविधान वो खतरे में है। अगर वोट डालने का अधिकार हमसे छीन लिया जाएगा, वोटर लिस्ट से हमारा नाम हट जाएगा, तो बचता क्या है? उसके बाद क्या बचता है? एक वोट ही तो है, जो और कुछ ना हो। अगर फुटपाथ पे रहना है तब भी एक वोट है, अगर पक्का मकान नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी गरीब के पास एक वोट था। उस वोट को छीनने की साजिश हो रही है। और इसीलिए आज जुलाई का अंत हो रहा है, कल से अगस्त का महीना शुरू हो रहा है। हम आपसे अपील करेंगे, अगस्त का महीना आजादी का महीना है, अगस्त का महीना भारत छोड़ो आंदोलन का महीना है। 1942 में हमारे बिहार के नौजवानों ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आजादी के लिए करो या मरो का नारा दिया था, और तिरंगा झंडा फहराते हुए इसी पटना में 7 नौजवान शहीद हो गए थे। वो आजादी के आंदोलन का महीना। इस बार जब वो अगस्त का महीना शुरू होगा तो ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वालों के लिए, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले वो उनके जो पूरे कर्ज के नाम पर जो गरीबों के ऊपर अत्याचार, ये खत्म हो। इनको हम कहेंगे कि अगर ऐसा करोगे तो हम भी नारा दे देंगे कि बिहार छोड़ो, बिहार तुम्हारे लिए नहीं है, और ऐसे कंपनी वाले गरीब को सताने वाले बिहार से जाओ। हम नारा देंगे। ये जो चुनाव को चुराने की साजिश चल रही है, वोटर लिस्ट से हमारा नाम छांट करके, ये जो चुनाव चोर है, ये चुनाव चोर को भी हम कह देंगे कि चुनाव चोर गद्दी छोड़, ये नारा दे करके हम लोग बढ़ जाएंगे। तो आप लोग जरूर तैयारी करें। हम लोग हर संभव तरीके से कोशिश करेंगे। ये मुद्दा जो माइक्रो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, जो जीविका से जुड़ा हुआ है, जो तमाम जो प्राइवेट अपने कर्ज ले रखा है, और जिसके चलते अभी जो देखा नालंदा की घटना, 5 लोगों के पूरा परिवार, दिल दहलाने वाली घटना है। तो ऐसी घटनाएं बिल्कुल और ना हो। बिहार के किसी भी जिले में किसी भी परिवार के ऊपर यह संकट ना आए कि उनके सामने उनको सिर्फ आत्महत्या का रास्ता सूझे और कोई रास्ता ना दिखे और कोई रोशनी उनके सामने ना रहे। ये हमारा काम है, महिला संगठन का, महिला आंदोलन का, कम्युनिस्ट पार्टी का,